नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। और आज राजस्थान में बीजेपी ने जबरदस्त पार्टी कार्यकर्ताओं को मोती। राजेंद्र राठौड़, जो कि बीजेपी के सदन में विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मोती बताया कि मोती जैसे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कैसे माला को पिरोया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी कार्यकर्ताओं को जब कहा कि भीड़ नहीं है, बल्कि वो हमें जिताकर प्रदेश की सरकार को बदलने वाली ताकत है। और भी बहुत कुछ बीजेपी के नेताओं ने मंच से कहा। सचिवालय घेराव में बीजेपी ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस की सरकार लगातार एक के बाद एक लिस्ट जारी कर रही है। कमिश्नर जयपुर के बदल चुके हैं, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर भी बदले जा चुके हैं। 300 से ज्यादा आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। चुनाव से 4 महीने पहले, अक्सर चुनावों के पहले बड़ी संख्या में तबादलों की जो रणनीति होती है और तबादलों की जो पॉलिसी होती है, उसका क्या असर पड़ता है, इसका क्या मकसद होता है, इसके पीछे क्या एजेंडा होता है, इन तमाम पहलुओं को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमानों का पैनल है। राजेंद्र भारद्वाज जी हैं, जो कि पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं और अक्सर हमारे कार्यक्रमों में जुड़ते हैं और बहुत ही स्पष्टता से, बेबाकी से इन पक्षों को रखते हैं जो जनता को लाभ कैसे पहुंचाए सरकारों के साथ। चेतन पुरोहित बीजेपी से, पौरुष भारद्वाज कांग्रेस से, आनंद वर्धन शुक्ला पूर्व राजस्थान में वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, और साथ ही प्रताप राव, राजीव जैन, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, पौरुष भारद्वाज जी, इतनी बड़ी संख्या में जो तबादले हुए हैं, क्या मकसद होता है? इतनी बड़ी संख्या में तबादले करने की जरूरत क्या है चुनाव से ठीक 3 महीने पहले? मैम देखिए, मैं आपसे संदर्भ में ये बात कहना चाहूंगा कि जो तबादले होते हैं ये एक सामान्यतः वैसे तो रूटीन की एक प्रक्रिया होती है कि जो 3 साल से अधिक कोई अधिकारी हो या कर्मचारी हो, कोशिश ये रहती है कि वो एक जगह जमा हुआ नहीं रहे। परंतु जैसा कि अभी आपने जो कवायद देखी, जो बड़ी संख्या में तबादले हुए हैं, तो आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले अभी जो है केंद्रीय चुनाव आयोग का लेटर भी राज्य सरकार को प्राप्त हुआ था। तो उसमें भी एक इस चीज का उल्लेख था कि भाई इस वर्ष जो है राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आप जो अधिकारी आपके 3 साल से अधिक समय से जो किसी पद पे अगर लगे हुए हैं, तो उन्हें आप हटाएं। तो ये सिर्फ राजस्थान की प्रक्रिया की बात नहीं है, ये सभी जगह जहाँ पे भी इलेक्शन होने होते हैं तो चुनाव आयोग जो होता है वो इस तरह के पत्र जारी करता है। और जो 3 साल से ज्यादा जो जमे हुए अधिकारी होते हैं तो उनको एक बदलने के लिए एक होता है, और एक ताकि चुनाव फेयर हो सके। तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार की पॉलिसी भी होती है, परंतु जो जैसा कि चुनाव आयोग से निर्देश प्राप्त हुए तो उसके संदर्भ में ये तबादले इनको उसी रूप में देखा जाए, इनका कोई अन्यथा लेने का कोई मेरे हिसाब से कोई अर्थ नहीं है। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं हम उसी रूप में ले रहे हैं, लेकिन 3 साल की जो पॉलिसी है उसके अलावा भी बहुत बड़ी संख्या में जो तबादलों की लिस्ट आई है, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो ये 3 साल तो छोड़िए, 2 साल भी, 1 साल भी पूरा नहीं कर पाए, उनके भी हुए हैं। और ऐसी लिस्ट जो है, इसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन पुरोहित जी, बीजेपी विपक्ष में है, आज बड़ा जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन हुआ है। आज इस शक्ति प्रदर्शन के बीच भी हम आपसे इस विषय पर बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो पूरी की पूरी मशीनरी है, उससे जो उम्मीदें होती हैं, उससे जो कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग हैं या सरकार जो है, सरकार के मुखिया हैं, वो ये अपेक्षित उनसे उम्मीद करते हैं कि वो चुनाव में उनकी मदद करें। आप भी, जो पौरुष भारद्वाज जी का कहना है, क्या आपको भी लगता है कि ये चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना के तहत किए गए तबादले हैं? सभी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, मैं भारद्वाज जी की बात जो बताई है इन्होंने, ऐसा होता है चुनाव के अंदर, मैं भी मानता हूँ चुनाव आयोग के निर्देश आते हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूँ कि तबादले जिनके होने चाहिए, तृतीय श्रेणी शिक्षक, उनके नहीं करेंगे। ये क्या होता है, मारवाड़ी में कहावत है, गोटियां फिट करना शतरंज में। ये प्रशासनिक दृष्टि से अपने लोगों को उन जगह पे बैठाने का एक प्रयास है, आने वाले चुनाव में किसी न किसी रूप में सरकारी मशीनरी के रूप में इन लोगों की मदद कर सके। ऐसा एक प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया गया है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है, कर सकते हैं, प्रशासनिक आधार पर व्यवस्थाएं होती करती है सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है,
दिक्कत यह है कि चुन चुन करके चूज एंड पिकअप इस अधिकारी को यहाँ से हटा करके यहाँ बैठाना है। कई कारण है मीना जी, आप तो जानते हैं, राजनीतिक क्षेत्र का बहुत अनुभवी है, पत्रकार है, बड़े पत्रकार हैं, आप जानती है। ये नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों के तबादलों की जरूरत है, जो पीड़ित है, चाहे वो तृतीय श्रेणी शिक्षक है, चाहे वो द्वितीय श्रेणी शिक्षक है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करता है, 4.5 साल तक इन्होंने तबादले नहीं खुले तृतीय श्रेणी शिक्षक। आपने पता है जगह जगह धरना, प्रदर्शन, आंदोलन ये सब चला, लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी, एक का भी नहीं किया। मैंने पहले भी कहा था, उन लोगों के तो कम से कम कर दो जो विधवा है, गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, पति पत्नी का मामला है, और तो और जो म्यूचुअल कराना चाहते हैं। म्यूचुअल का मतलब है कि मैं, उसमें सबसे बड़ा फायदा मीना जी ये है, तो ना टीए देना पड़ता, ना डीए देना पड़ता, कुछ नहीं देना पड़ता, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं आती है, उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। मैं शुरू से कहता था, आज तक सरकार ने उन लोगों के तबादले नहीं खोले हैं और नहीं खोले हैं। 4.5 साल तक जिस प्रकार से राजस्थान की जनता को इन लोगों ने कहा है, किया है, वही आक्रोश आज जयपुर की सड़कों पर जनता का दिखा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आम जनता जिस प्रकार से सड़कों पे उतरी है, ये अपने आप में एक उदाहरण है कि इस 50% की सरकार की विदाई का समय अब आ गया है और विदाई तय हो चुकी है इनकी। राजस्थान की जनता नहीं सहेगा। राजस्थान के स्लोगन, छोटा स्लोगन मान लीजिए आप, लेकिन राजस्थान की जनता को जिस प्रकार से 4.5 साल तक इन्होंने तंग किया है, ये अब सहन करने वाले राजस्थान की जनता नहीं है, और इसी का परिणाम है। आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए तो आप आंदोलन कर रहे हैं, नहीं सहेगा राजस्थान। लेकिन सवाल हमारा है ट्रांसफर पॉलिसी जो है, और आपने कहा कि ये पिक एंड चूज वाली जो पॉलिसी है, इसका इस्तेमाल चुनाव में अपने पक्ष में अधिकारियों को करने के लिए सरकार करती है। यानी ये सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सभी के द्वारा ऐसा किया जाता है। आपकी बात से मुझे ये भी समझ में आ रहा है। आनंद वर्धन शुक्ला जी, पुलिस कमिश्नर का चुनाव से 4 महीने पहले तबादला होना, और जबकि तब जब वो वसुंधरा राजे सरकार में कमिश्नर बनाए गए थे, इतने लंबे समय तक लगातार बने रहे, बहुत बार ये बातें हुई कि कब तक रहेंगे, लेकिन इस वक्त उनका तबादला भी होना, पुलिस कमिश्नर का, डीजी लॉ एंड ऑर्डर की जगह उनको बैठाना, और इसके साथ साथ जिस तरह से बीजू जॉर्ज जोसेफ को लाया गया है, क्या इससे संदेश जाएगा? जनता में इससे क्या संदेश देने की कोशिश है, और ये जो तबादला हुआ है, इससे ये ऑफिसर सरकार की कितनी मदद कर पाएंगे? मुझे लगता है कि आपका जो प्रश्न है उसी में आपने उत्तर भी दे दिया कि इतने लंबे समय से यहाँ पोस्टेड थे, तो आप खुद ही कह रही हैं कि उनको एक समय हो गया, एक अरसा हो गया, रूटीन में भी चेंज होना था। जहां तक किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों का परिवर्तन चुनाव के पहले होता है, बीजेपी के वक्ता ने अपनी बात कही, कांग्रेस के वक्ता ने अपनी बात कही, इस समय कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी ऐसा कह रही है। अगर ये बीजेपी की सरकार होती तो कांग्रेस ऐसा कहती। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रत्येक चुनावी व्यवस्था जब भी लागू होती है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है, उसके पहले गवर्नमेंट को, सरकार को सूट करने वाले ऑफिसर्स को इधर से उधर किया जाता है। इसमें कोई भी नई बात नहीं है। यूपी हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, सब जगह होता है, और ये हम सब जानते हैं, और मीडिया से ज्यादा कौन जानता है। तो कोई नई बात नहीं है, परिवर्तन किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऑफिसर ऐसे होते हैं जो आउटस्टैंडिंग है, जिनको आप भरतपुर से हटा के गंगानगर लगा देंगे या गंगानगर से हटा के जोधपुर लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो इसलिए इस तरह के परिवर्तन ऐसे समय पर, जबकि चुनाव आने ही वाले हैं, किया जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसमें समय का फैक्टर भी है, इलेक्शन कमीशन की गाइडेंस का फैक्टर भी है, और ये भी आपने देखा होगा कई बार राजस्थान में भी हुआ है कि डीजी पुलिस चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन के आदेश से हटाए गए और चुनाव के बाद उनको वापस लगाया गया। कारण कई रहे होंगे, परिवारजन चुनाव लड़ रहा हो, भाई चुनाव लड़ रहा हो,
घर में से कोई चुनाव लड़ रहा हो तो हटाना पड़ता है। दूसरा, जी गृह जिला, गृह रेंज, उसमें परिवर्तन भी किया जाता है। तो ये एक ऐसी परंपरा रही है जो आज की तारीख में नवीन नहीं है। ये हमेशा से होता रहा है, 30 साल पहले भी हुआ, 40 साल पहले भी हुआ और आगे भी होता रहेगा। दूसरी बात, जी जो अधिकारी जहां काम कर रहा है, अगर उसको एबनॉर्मली ज्यादा समय कहीं हो गया है, आई मीन मोर देन 2 इयर्स इज गुड एंड सफिशिएंट, मानव साहब इस पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे, लेकिन किसी को 3 साल से ज्यादा हो गया है तो निश्चित रूप से इलेक्शन के पहले उसका बदलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है। नहीं तो इलेक्शन कमीशन कहेगा कि बदल दीजिए, तब अच्छा लगेगा क्या? इसलिए पहले बदल दिया जाए। और हर सरकार में होता है। ये बिल्कुल कहना गलत है कि ये फलानी सरकारें तो कर रही है, बीजेपी इस समय पावर में होती वह भी यही करती जो इन्होंने किया है। ऐसा कोई नई बात नहीं हो रही है। ये मेरा जी, सबमिशन है आपसे कि इसको निश्चित रूप से एक रूटीन निश्चित रूप प्रक्रिया के रूप में कोई देखा नई जाए। बात नहीं हो रही है, निश्चित रूप से कोई नई बात नहीं हो रही है, सालों से दशकों से होता रहा है। हमारा मकसद आप जी, सब के साथ समझने का ये है कि इससे ऑफिसर की मनस्थिति पे क्या फर्क पड़ता है, इससे चुनाव में पार्टी जो सत्तारूढ़ है उसे कितना फायदा हो सकता है और इससे चुनावी प्रक्रिया, वोट बैंक की प्रक्रिया में क्या वाकई में ऑफिसर्स को कहीं कोई भूमिका अदा करनी चाहिए, ये तमाम सवाल हैं और क्या वो करते हैं, जिनका जवाब जनता के लिहाज से जनता को मालूम हो कि वो जहां खड़े हैं आने वाले 4 महीने बाद उन्हें कहां खड़े होना है। राजेंद्र भानावत जी, आनंद वर्धन शुक्ला जी ने बहुत सादगी से संकेत दे दिया। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद कमिश्नर का चयन करवाए। देखिए जो सही बात तो ये दो भागों में देखना चाहिए पैसे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले कह चुका है कि चुनाव को छोड़ दीजिए, सामान्य तौर से भी 3 वर्ष से पहले किसी अधिकारी का तबादला नहीं होना चाहिए, हो तो उनके सिविल सर्विसेज बोर्ड होना चाहिए, उसकी अनुमति, खासतौर से अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी हैं उनके पास IAS के हैं, IPS के हैं या फॉरेस्ट सर्विस के हैं, उनके तबादले उस बोर्ड की अनुमति के बिना नहीं होना चाहिए अगर कम समय में हो रहे हैं तो। लेकिन हमने देखा है कि ये तो अगर अधिक समय 2-3 साल रह ले तो अपवाद है। राजस्थान की ही बात कर रहे हैं, और जगह भी लगभग कमोबेश यही स्थिति है। आप अगर औसत का औसत निकालें, अगर अधिकारियों का करियर और सभी अधिकारियों का करियर का एवरेज ऑफ एवरेजेस निकालेंगे तो मुझे लगता है 1 साल भी मुश्किल से आएगा। इसलिए और इसमें दिक्कत ये है, देखिए अगर ये जो अभी आनंद जी कह रहे थे, अगर ये होता है कि सरकार अपनी पसंद से अधिकारियों को लगा करके चुनाव जीत सकती थी, जी तो अधिकारी चुनाव के पहले अपनी पसंद के अधिकारी जहाँ चाहे वहां लगा दें, उससे हमेशा जितना चाहिए था, क्योंकि जो सत्ता में है, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सारे अधिकारी चुनाव आयोग के नियंत्रण में चले जाते हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वे पुलिस अधिकारी हो या दूसरे अधिकारी हो, सब पे नियंत्रण चुनाव आयोग का हो जाता है। तो ये इसमें ये गलतफहमियां हैं सरकारों को, ये गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी है, अधिकारी को चुनाव जितवा देंगे, हरवा देंगे। मेरा तो ऐसा मानना है, बल्कि दूसरी बात कहूंगा मैं, अगर अच्छे अधिकारियों को, जैसे अभी का आउटस्टैंडिंग या अच्छे जन उपयोगी अधिकारी हैं, जनता के हित की बात सोचने वाले अधिकारी, अच्छा काम करने वाले अधिकारी हैं, उनको पूरे शासन काल में सही जगह लगाया जाए, काम करने का मौका दिया जाए, और जनता अगर प्रसन्न होगी, जनता अगर संतुष्ट होगी, तो चुनाव में उससे मदद मिलेगी। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव के 4-5 महीने पहले आप मनपसंद क्या होता है, अधिकारी तो चयनित होता है, 30-40 साल का उसका सेवा काल होता है, उसकी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति होती है, कायदे कानून के अंतर्गत होती है। तो कोई ये जो गलतफहमी कई लोगों ने पाल रखी है ना, अधिकारियों ने भी पाल रखी है और नेताओं ने भी पाल रखी है वाली, ये सही नहीं है। मुझे लगता है इनको दोनों को, जो भी सरकार बनेगी, जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी, नीतियां वो बनाएंगी, अधिकारी का काम उसको बहुत अच्छी तरह से लागू करके जनता तक उनके हितों को पहुंचाना होता है। ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो और ये जो तबादले की प्रक्रिया 5 साल तक 2-2, 3-3 महीने में, मैं देखता हूँ लिस्ट 2-2, 3-3 महीने में तबादले हो रहे हैं, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में। इससे क्या हासिल करते हैं? उसको अधिकारी को फर्क नहीं पड़ता है, उसको तो वेतन जो मिलना है मिलना ही है, एक्सचेकर में जो बाहर पड़ना ही है, आने जाने का डिस्टर्बेंस अलाउंस मिलेगा तो वो और अलग से उसको मिलेगा तरह तरह से। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी
अगर हम देखें अंततः बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली तबादला होने से नुकसान जनता का होता है, क्योंकि अधिकारी काम को समझता है, काम को डिलीवरी करना शुरू करता है। दूसरी दिक्कत क्या है, तो जवाबदेही भी खत्म हो जाती है। कोई अधिकारी अगर 4-4 महीने में तबादला हो रहा है तो आप उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कहेगा साहब मैं क्या करूं, पहले वाले कर गए, या वो करा चला जाएगा दूसरा वाला करेगा। तो ये एक सरकारों को बहुत, और ये माननीय उच्चतम न्यायालय जिसका मैंने रेफरेंस दिया, बहुत सही निर्णय था। किसी भी अधिकारी को अगर समय से पहले बदलना है तो उसकी अनुमति के साथ होना चाहिए था। लेकिन जैसा हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये तो अपवाद में कई पालन, जैसे भी जयपुर कमिश्नर की बात हुई, ये अपवाद है कि 4-5 साल तक एक जगह रह ली है। लेकिन सामान्यतया तो अधिकारियों के अगर कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैंने एक स्टडी बहुत पहले कभी एक स्टडी की थी, अधिकारियों का ट्रांसफर किन कारणों, कई कारणों से होता है, लेकिन 1 साल से ऊपर नहीं आ गया एवरेज देखेंगे आपको, मुझे लगता है 1 साल से भी कम आएगा। और ये क्यों राजस्थान के नहीं, शायद अधिकांश राज्यों में यही स्थिति होगी। तो आपने लिए मेरा सवाल केवल एक ही है, कोई मदद नहीं कर सकता। मैं आपकी बात का सीधा जवाब दूं तो अधिकारी को कहीं भी लगा देंगे, कुछ भी मदद नहीं कर पाएगा। अगर जिस थ्योरी में थोड़ा बहुत भी दम होता किसी भी तरह से, तो क्यों सत्ता परिवर्तन होता है हर बार चुनाव में? अपने यहाँ पर हर सत्ता ने, चाहे इस पार्टी की हो चाहे उस पार्टी की हो, चुनाव के पहले जो प्रक्रिया आज कांग्रेस कर रही है, कभी बीजेपी ने की होगी, भविष्य में और कोई दल करेगा, तो यही प्रक्रिया सभी अपनाते रहे। तो मन सो कॉल ये जो तथाकथित मनपसंद अधिकारी मनपसंद नहीं होते हैं। अधिकारी जनता के प्रति समर्पित होना चाहिए और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए उसकी, तो उसके बाद समस्या ही नहीं आएगी। तो इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर तो बिल्कुल स्पष्ट है। गलतफहमी है, सत्ता में है, लोग पूरी होने दीजिए उनको, कोई जो होना चाहिए वो जो है उसका फर्क तो हम सब देखते हैं, उसका फर्क लगातार दिखता है। जो गलतफहमियां पाल कर बैठते हैं, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो अधिकारी हो, उन गलतफहमियों में ही तो जिंदगी निकल जा रही है, पूरी उनकी पूरी सर्विस निकल जाती है और राजनेताओं की पूरी राजनीतिक निकल जाती है। लेकिन इसके बीच भी ये सच है कि कुछ अधिकारियों की, कुछ राजनेताओं के प्रति या कुछ किसी पार्टी विशेष के प्रति जो प्रतिबद्धता होती है वो कहीं न कहीं उनकी रिफ्लेक्ट भी होती है। और क्या वो रिफ्लेक्शन जनता पर असर डाल सकता है या नहीं डाल सकता है? आपके लिहाज से बिल्कुल नहीं डाल सकता। अगर पिछली बार की अशोक गहलोत सरकार की हम बात करें तो कहा गया था कि अशोक जी से अधिकारी बड़े नाराज थे, अधिकारी वर्ग की नाराजगी की वजह से उनकी सत्ता गई। ये भी एक बहुत बड़ी चर्चा में रहा था पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार थी तब। बहरहाल आज सीपी जोशी बीजेपी की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने मंच से कहा, एक अधिकारी ने मुझसे पूछा कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ होने वाली है। यहाँ पर अधिकारी का मकसद सिर्फ कानून व्यवस्था के लिहाज से जानकारी लेना था या फिर सीपी जोशी को अपने करीबी दिखाना था, या सीपी जोशी को उन अधिकारी को अपने करीबी दिखाना था, ये अलग बातें हैं। सवाल ये है राजीव जैन साहब कि अगर अधिकारी और राजनेता दोनों ही गलतफहमी में है कि वो सत्ता बदलने में कोई भूमिका निभा सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, वो फिर क्या वजह है कि इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज होती है, इतना समय लगता है? जैसे भानावत जी कह रहे थे, हम पिछले 6 महीने में देखें तो कई बार आईएएस की लिस्ट निकली है। देखिए मीना जी, ये बात सही है भानावत जी ने जो कहा, नेता और अधिकारी गलतफहमी में रहते हैं, लेकिन जहां तक चुनाव आयोग की बात है तो उसका 3 साल का वो है कि एक अधिकारी ऐसे पद पर जो जिला प्रशासन या जो डायरेक्ट पब्लिक के टच वाले पद हैं उन पर 3 साल से अधिक नहीं रहे, उनको चुनाव से पहले बदला जाए। तो वो अब स्वरूप 1-2 अधिकारी ऐसे होते हैं, जिसमें जयपुर कमिश्नर भी हैं जो सरकार के बनते ही नियुक्त हुए थे और उसके चुनाव से पहले उनको बदलना पड़ा, क्योंकि उनको 4.5 वर्ष का समय हो गया था। लेकिन मैं थोड़ा इसमें अलग तरीके से देखता हूँ। आईएएस आईपीएस जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी हैं उनसे तो ज्यादा सरकारों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आरएएस और आरपीएस जो स्टेट सर्विसेज के अधिकारी हैं जो फील्ड में काम करते हैं, जैसे एसडीएम है, एडीएम है, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, तहसीलदार तक है, तो वो कहीं ना कहीं जनता के कहीं प्रभाव डाल सकते हैं। कितना डालते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो स्थानीय नेता रहते हैं, स्थानीय विधायक हैं या जो उम्मीदवार के दावेदार हैं, संभावित दावेदार जो होते हैं, वो सरकार पे एक दबाव बनाते हैं। राजनीतिक दबावों के चलते उस स्तर के अधिकारियों का बहुत जल्दी तबादला किया। जो आप कह रही है कि बम्पर जो लिस्ट आई वो आरएएस की आई है, उसमें भी मैंने उसका अध्ययन किया, तो उसमें कोई 1-2 अधिकारी ऐसे होंगे जिनको 3 साल से ज्यादा का समय हुआ होगा,
उसमें भी ज्यादातर एसडीएम एडीएम इस स्तर के अधिकारी बदले गए। तो उस स्तर के अधिकारी जब बदले जाते हैं, जैसे पुलिस में भी डीवाईएसपी और एडिशनल एसपी की जो लिस्टें निकली पिछले 2-3 दिन में, उनमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव स्थानीय नेताओं का, जो विधायक का चुनाव लड़ने वाले होते हैं या विधायक हैं, वो अपनी पसंद के अधिकारी सरकार पर दबाव डाल के ले जाते हैं। तो वो एक दबाव तो रहता ही है, सियासी दबाव जिसको कह सकते हैं तबादलों में, जो हमेशा ही रहता है चुनाव से पहले। विधायक, मैंने तो खूब देखा है सरकारों पे दबाव डालते हुए विधायकों को, और जो स्थानीय बड़े नेता होते हैं, पदाधिकारी जो चुनाव में जाने वाले होते हैं, वो सरकार पे दबाव डालते हैं कि साहब फलाने अधिकारी का लगा दो, वो हमारी पसंद का है। या कुछ जातीय समीकरण भी रहता है मीना जी इसमें, कि अब उस जाति के बाद जिस इलाके में ज्यादा वोटर हैं, उस अधिकारी का एसडीएम या डीवाईएसपी उस स्तर के अधिकारी वो ले जाते हैं। ये सही बात है कि आईएएस आईपीएस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो कौन जाता क्या नहीं जाता वो अलग बात है, लेकिन उस स्तर के अधिकारी, जो मध्यम दर्जे के अधिकारी जिनको कह सकते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, ये एसडीएम है एडीएम है, वो स्थानीय नेताओं के प्रभाव में रहता ही है। और उसकी जाति, जिस जाति से वो आता है, उस जाति के उस इलाके में वोटर होते हैं, तो स्थानीय नेता उसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है कि साहब इसको लगा दो, इस जाति ये खुश होगी। वो अलग बात है, नतीजों में क्या आता है, चुनाव के नतीजों में कितना प्रभाव डालते हैं, वो एक अलग विषय है कि वो नतीजे बताता है कि वो असर किया या नहीं किया, उसके पदस्थापन वहां जिस जगह वो करवा के ले गया जो स्थानीय नेता है। लेकिन ये निश्चित बात है, तबादले जो ज्यादातर होते हैं, 80% तबादले सियासी दबाव में सरकारों को करने पड़ते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उसको करने ही पड़ेंगे। और चुनाव से पहले अभी तो ये लिस्टें आई, अभी और लिस्टें आएंगी, अभी आप देखना तहसीलदारों की या उस स्तर के अधिकारियों की भी बहुत सी सूचियां आएंगी, वो भी कहीं ना कहीं सियासी दबाव, जातीय समीकरणों के हिसाब से। क्योंकि मीना जी आजकल चुनाव जो जीतना होता है स्थानीय स्तर पर, जो अपना समीकरण बैठाता है, जो उम्मीदवार रहता है, तो खास करके सत्ताधारी दल के उनका तो प्रभाव रहता ही है। वो अपनी पार्टी पे दबाव डालते हैं, साहब ऐसे तरीके के अधिकारी इस जाति के लगा दिए जाए, 3 अधिकारी मेरे यहाँ अलग अलग जातियों के, तो हो सकता है मेरे को काफी फायदा मिलेगा। फायदा मिलता भी है, कई जो चतुर राजनेता होते हैं वो इन चीजों का फायदा भी उठाते हैं। अब वो कैसे, अब वो हम सब ये देखते हैं, तो नतीजों में ही ये सब चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। मीना जी, आपने इससे पहले भी बहुत सारे ट्रांसफर्स की लिस्ट देखी होगी। ये जो इतनी बड़ी लिस्ट है, ये कितनी बार निकली है या कितनी बार निकलती है? इतनी बड़ी 300 अधिकारी लिस्ट एक साथ, राजीव जैन साहब? ये हर साल निकलती है, ऐसी बड़ी लिस्टें निकलती हैं, कभी टुकड़ों में भी निकल जाती हैं, 1 महीने में 3 बार भी लिस्टें निकल जाती हैं। तो ये शुक्ला जी और भानावत जी तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, आरएएस और आरपीएस की लिस्टें तो कब कब निकलती हैं। और उसमें भी आप एक मजेदार चीज देखिए, अभी वाली लिस्टों में नहीं, उससे पहले वाली सूचियों में 1-1 दर्जन अधिकारियों के तबादले निरस्त भी होते हैं। तो निरस्त होना, फिर उसको अलग जगह लगाना, तो ये सब वो दबाव की राजनीति की पहले कर दिए कहने से, वो फिर दबाव वापस की कैसे हो गया, और उसमें जो भारी रहा दबाव डालने में, जिसका ट्रांसफर हो चुका है उसका ट्रांसफर कैंसिल करवाने वाला ज्यादा भारी साबित हुआ। तो लेकिन ये होना भी ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव से वो, हाँ वही बोल रही हूँ, निरस्त करवाने वाला ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसने निरस्त करवा दिया, और जिसने पहले लिस्ट निकलवाई थी उसकी ताकत का पता चल गया कि उससे ज्यादा भारी कोई और है। जी राजेंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जो अधिकारियों का प्रभाव जो है वोटिंग को इन्फ्लुएंस करने का, अगर होता भी है तो थानेदार का, शिक्षक का, पटवारी का, ग्राम सेवक का, इस स्तर के जो अधिकारी है ना नीचे वाले, वो ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं अगर करते भी हैं तो कभी कई बार। तो उनका संपर्क जो अलग अलग गांवों में जिस प्रकार का होता है, तो वो एक तरह से काफी इन्वॉल्व होते हैं लोकल पॉलिटिक्स में कई बार, तो उनका प्रभाव अगर जरूर हो सकता होगा। लेकिन ये जो आदर्श, मैंने कहा अगर सरकार को किसी को चुनाव जीतना है, बड़ा मूल मंत्र है अच्छा शासन दीजिए, जनता अपना वोट देगी। ये इसमें जो ये अधिकारियों के तबादले वगैरह ये सब, अच्छा क्या होता है सत्ता का एहसास कैसे कराए जनता को सत्ता का एहसास कराने का तरीका ये मान लिया है कि तबादला कर दो, हम सत्ता में हैं, हम शक्तिशाली हैं, जब चाहे जिसको हटा सकते हैं, बस ये उसका एहसास कराने के लिए तबादला होता है। और अभी जो चुनाव के पहले वाले जो तबादले हैं जो बहुत सारे हो रहे हैं कई जगहों पर,
तो जैसा अभी क्योंकि तबादले के किसी के कहने पे आपने कर दिया, तो जिसका शिक्षकों में और पटवारियों में इस तरह की बात कर रहा हूं मैं, अगर 100 लोगों ने चाहा तबादला और 5 का कर दिया तो 95 नाराज होंगे आपसे। इसलिए ये नहीं सोचते कि अगर किसी को मनपसंद की पोस्टिंग दी है तो जिसको नहीं मिली वो जो नाराज जो अच्छा जिसकी कर दिया वो ज्यादा मदद नहीं करेगा, ये जो असंतुष्ट है वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है आपको गांव के अंदर किसी जगह पर किसी तरह। ये भी सब जानते हैं, देखिए सब परिपक्व नेता है, सब जानते हैं, लेकिन बस अपनी शक्ति का एहसास कराने का यही तो तरीका है उसमें। और अन्य कई कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन जाते जाते जो होता है किसी का अगर कोई हित भी सकता हो अपने मिलने वालों का, अपना परिजनों का, मित्रों का, तो वो भी साधने में लगे रहते हैं। क्योंकि एक बार इलेक्शन नोटिफिकेशन निकल गया उसके बाद प्रत्येक अधिकारी उसके, आजकल मीडिया का भी रोल बढ़ गया है, तो हर व्यक्ति की गतिविधि सब नियंत्रण में, सबके निगरानी में रहती है। तो कोई अधिकारी इतना मूर्ख नहीं होगा जो कोई इस पार्टी या उस पार्टी का किसी तरह से काम करने की कोशिश करेगा तो फिर वो उसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहते हैं। इलेक्शन कमीशन सीधे ही तबादला कर देते हैं, अपने यहाँ भी हुए कलेक्टर्स के तबादले, एक चुनाव के मीटिंग के दौरान 1-2 दिन बाद तबादले कर दिए गए लोगों के, तो होते हैं अपने यहाँ भी इस तरह से। एक्शन भी लिए गए, एक्शन भी हाँ लिए हाँ गए। बिल्कुल जी एक्शन भी लिए गए। आनंद वर्धन शुक्ला जी, जी हाँ। पुलिस के जो एसएचओज हैं वो भी जिस तरह से भानावत जी ने जिन लोगों का जिक्र किया, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो तहसीलदार हों, एसएचओ का भी जो है वो भी कहीं ना कहीं जो थानाधिकारी हैं वो जनता के डायरेक्ट संपर्क में तो नहीं रहते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर होते हैं। जो उस थाना क्षेत्र के प्रभावशाली लोग होते हैं उनका थानाधिकारी से काम पड़ता है और थानाधिकारी का उनसे काम पड़ता है। और जो प्रभावशाली इन्फ्लुएंसर है वही वोटर को कहीं इधर या उधर जुटाता है। तो ऐसे में जिस तरह से थानाधिकारियों की लिस्ट, आरएएस अधिकारियों की लिस्ट, जो सत्ता में वापसी की कोशिश अशोक गहलोत सरकार इस वक्त जो कर रही है और बार बार रिपीट की राजस्थान में इतिहास बदलने की जो बात हो रही है, उसमें ये इतनी बड़ी लिस्ट का आने से कोई मतलब सरकार का मकसद कहीं ना कहीं इन अधिकारियों का उपयोग सत्ता वापसी में भी करना है। देखिए, जैसा कि भानावत साहब बता रहे थे कि पटवारी है, तहसीलदार है, थानेदार, ऑफ कोर्स जितने सीधे संपर्क में रहते हैं उतने उच्चाधिकारी नहीं रहते। कई बार जातीय समीकरण है, धार्मिक समीकरण है, और एक अच्छा खासा शब्द जो हम सब छोड़ रहे हैं, डिजायर, इच्छा लिखवा करके, तो उसमें हारे हुए एमएलए अगर रूलिंग पार्टी से संबंधित है तो वो भी डिजायर देता है। केवल एमएलए नहीं, एमपी भी देगा, और भी जो जो प्रतिनिधि है वो लोग डिजायर देते हैं, वो चाहते हैं कि इस एसएचओ को, इस तहसीलदार को, इस थानेदार को यहाँ लगवाया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि इलेक्शन में ये एक पॉजिटिव भूमिका, जाति आधार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शेड्यूल कास्ट का बहुमत है तो वहां शेड्यूल कास्ट को लगाओ, जाट का बहुमत है तो उसको लगाओ, ब्राह्मण कहीं अगर पावर में तो उसको लगाओ। ये एक भावना लोगों में होती है। मैं मानता हूं कि इस जातीय समीकरण का इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता, किंतु असर नहीं पड़ता ये भी कहना गलत। तो कहीं ना कहीं वो जो तबका जो कटिंग एज लेवल पे है, जो डेली किसी न किसी को ऑब्लाइज कर सकता है, हेल्प कर सकता है, तो गाहे बगाहे मान के चलो कि वो वोट भी मांग सकता है, वो कह भी सकता है। हमारे यहाँ कम है, राजस्थान में इसका प्रतिशत कम है, लेकिन मैंने देखा है जिन जिन जगहों पे एज इलेक्शन ऑब्जर्वर या पुलिस ऑब्जर्वर में गया हूं, मैंने देखा है बिहार में, बंगाल में, यूपी में, इवन दक्षिण भारतीय राज्यों में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। भाई दिवे, हमारे स्टेट में इतना असर नहीं है, इतना असर नहीं है राजस्थान में, लेकिन हाँ, इस लेवल के ऑफिसर जो रोजाना टच में है उनका बिल्कुल असर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और तो इसीलिए इसमें डिजायर दी जाती है, इसीलिए ट्रांसफर करवाए जाते हैं। तो इसमें जो ये लिस्ट निकली है राजीव जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगी, इसमें डिजायर वाली संख्या बहुत बड़ी होगी और सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं अगर वो अपनी इच्छा से विधायक अपने ऑफिसर को ला पाता है तो जनता को अपने पक्ष में लाने में जितनी भूमिका ऑफिसर की होती है, हो सकती है, उसका इस्तेमाल भी करना चाहेगा। और शायद इसी मकसद से शुरुआत हुई, इसी मकसद से ये लिस्ट इतनी बड़ी इस वक्त निकली है। पौरुष भारद्वाज जी, आपके पास आकर हम ये समझना चाहते हैं पौरुष जी कि जो आनंद वर्धन शुक्ला जी कह रहे हैं वाकई में भानावत जी ने भी कहा
इसका मतलब ये है कि जो सत्ता वापसी का जो प्रयास है आपकी सरकार का, उसमें एक टूल के रूप में इन ऑफिसर्स को भी इस्तेमाल करने की कोशिश, प्रयास होगा। देखिए मीना जी, मैं सर्वप्रथम तो आप जो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि अधिकारियों के तबादले इस वजह से हो रहे हैं कि हम लोग सरकार में वापस आना चाह रहे हैं और इसलिए हम इनको टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं आपकी इस बात को पुरजोर तरीके से इसको खंडन करना चाहूंगा। और दूसरी चीज, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको कि अधिकारियों के और कर्मचारियों के तबादले एक रूटीन प्रोसेस होता है, परंतु चुनाव से पहले जो तबादले होते हैं वो चुनाव आयोग के निर्देश पे होते हैं। और जैसा कि अभी भाणावत जी ने भी कहा, शुक्ला जी ने भी कहा, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर सरकारों की सोच ये होती कि ना इनके तबादले करने से हमारी सरकार आ जाएगी, तो आप देखिए 93 के बाद राजस्थान में हर बार सरकार बदलती आई है। आप मुझे बताइए कि बीजेपी की भी सरकार आई, हमारी कांग्रेस की भी आई। अगर ये सब चीजें अगर हम लोगों के दिमाग में अगर होती तो क्या हम लोग इस तरह की करते हैं वर्जिश। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसा अभी डिजायर सिस्टम का, क्योंकि मैं राजनीति में एक्टिव हूं और मैं काफी सालों से एक्टिव हूं, तो मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जो होता है वो जनता के हित सर्वोच्च होते हैं। और आप देखिए, हो सकता है कि कुछ एक नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या किसी पार्टी के हो, वो अपने निजी हित में भी तबादले करवाते होंगे, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम होता है। परंतु अधिकांश जो जनप्रतिनिधि तबादला करवाते हैं तो उनकी सोच ये होती है कि उनके इलाके की जनता का ये अधिकारी अच्छा अधिकारी है, इसको मैं अगर मेरे यहाँ लेकर के आऊंगा तो निश्चित तौर पर मेरी जनता को लाभ होगा, और जब मेरी जनता उससे सुखी रहेगी, मेरी जनता प्रसन्न रहेगी, तो निश्चित तौर पर मेरा भी राजनीतिक लाभ होगा। ये सोच होती है। और जिसको हटवाने की सोच होती है, तो निश्चित तौर पर मेरी बात से शुक्ला जी भी और भाणावत जी भी इस बात को, मेरी बात का समर्थन करेंगे कि हटवाने के पीछे भी अधिकतर राजनेताओं की यही सोच होती है कि कोई अधिकारी जब ढंग से काम नहीं करता या फिर उसकी वजह से जनता प्रताड़ित होती है या फिर कोई भ्रष्टाचार की शिकायतें होती है, नेग्लिजेंसी की शिकायतें होती है, अनियमितता की शिकायतें होती है, तो निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि जाकर के सरकार को कहते हैं साहब अधिकारी गलत है, इसको आप हमारे यहाँ से हटाइए, और सरकार उसको हटाती है। तो मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं इस चीज को गलत मानता हूं कि अगर आप लोग एक पूर्व धारणा लेकर के बैठे हैं कि साहब जनप्रतिनिधि अगर डिजायर दे रहा है तो वो गलत तरीके से दे रहा है। देखिए, जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि होता है, और चूंकि लोकतंत्र है तो जनप्रतिनिधि की बात मानी भी जानी चाहिए। अगर कोई सरकार जनप्रतिनिधि की बात मानती है, चाहे वो भले कांग्रेस का जनप्रतिनिधि है, भाजपा का जनप्रतिनिधि है, बात यहाँ पे पार्टी की नहीं है, बात एक हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम के संवैधानिक ढांचे की है। तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कुछ गलत है। परंतु अभी जैसा कि अभी वाले तबादले हुए, तो निश्चित तौर पर ये रूटीन का प्रोसेस है। और देखिए, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी सरकार गलत तबादले करती है, तो जैसा कि अभी शुक्ला जी भी कह रहे थे कि चुनाव आयोग भी अभी जब जैसे आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद में सारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है ये चुनाव आयोग के हाथ में चली जाएगी। और अगर कोई, आज का जमाना मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, अगर अधिकारी कोई कुछ गलत करता है तो निश्चित तौर पर उसकी शिकायतें मिनटों में, पहले तो दिनों में लगती थी, अब आजकल तो मिनटों, घंटा भी छोटा शब्द हो गया, मिनटों के अंदर शिकायतें चुनाव आयोग के जो शीर्ष अधिकारी होते हैं उन तक पहुंचती है, और वो लोग निश्चित तौर पर उन अधिकारियों को हटाने का भी काम करते हैं, जैसा कि अभी कहा इन्होंने। तो मैं इस बात में ये कहना चाहूंगा कि ये सबको एक आपको एक रूटीन प्रोसेस के रूप में देखा जाना चाहिए। इसमें अगर आपको सरकार का हित देखते हैं तो मैं इस चीज का, आपकी बात का मैं खंडन करना चाहूंगा। पर्श भारद्वाज जी, आपने सवाल को ठीक से सुना नहीं था। मैंने सवाल किया था, मैंने ओपिनियन नहीं दिया था मेरा। मैंने आपसे पूछा था कि आप सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, जो स्वाभाविक है और जो आप कर रहे हैं, जब जाहिर है, सब जानते हैं। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप रिपीट करेंगे, आपके मंत्री कह रहे हैं कि आप में आ रहे हैं, तो इसलिए हमने सवाल किया था, हमने हमारा ओपिनियन नहीं बताया था। लिहाज है, कोई बात नहीं। राजेंद्र भानावत जी कुछ कह रहे थे। जी राजेंद्र जी। मैं एक छोटी सी बात कह रहा था। अभी पौरुष जी ने कहा कि सब जनप्रतिनिधियों को डिजायर करना क्या गलत बात है, ये कहा भी। मेरा ऐसा मानना है कि किसी अधिकारी को लगाया वहां पर, तो उसके डिजायर का, देखिए इसीलिए इंडस्ट्री ट्रांसफर को आजकल ट्रांसफर इंडस्ट्री कहा जाने लगा है। इनके चाहे जनप्रतिनिधि कुछ इस पर करते नहीं, उनके नाम पे एजेंट, बीच में मिडिल मैन, बीच में कई सारे परंपराएं हर कई डिपार्टमेंट में चलती हैं। तो डिजायर के जो अधिकारी, अगर वरना क्या अधिकारी, सीनियर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण को, अगर कहीं जिला शिक्षा अधिकारी है कहीं पर, या कहीं पर एसपी है लगा हुआ, कोई भी एसपी के थानेदार, अगर एसपी की कोई नहीं चले, थानेदारों की पोस्टिंग में एसपी अगर थानेदार को पोस्टिंग नहीं कर सके मान लो, और सारे मंत्री जी के या किसी और किसी के डिजायर के एमएलए किसी पुराने नए के कहने में होने लगे, तो एसपी की जिम्मेदारी तय नहीं कर पाएंगे आप। वो कहेंगे साहब मेरे तो कंट्रोल ही नहीं अपने थानेदारों के ऊपर, सीधा आपको रिपोर्ट करते हैं, आपसे आदेश लेते हैं, सीधा डिजायर एमएलए की करते हैं। तो ये जो डिजायर सिस्टम है, मैं तो इसको बिल्कुल मानता हूँ कि ये हर तरह से सुशासन के बिल्कुल विरुद्ध है। जनप्रतिनिधियों का में नीतियां बनाते हैं, एक बार ट्रांसफर पे करते हैं, एक जगह लगाते हैं, हर दो एक दो 6 महीने में तबादला इसके कहने पे उसके कहने पे होगा। और करना है तो जो सरकार करे। डिजायर सिस्टम का मतलब होगा स्थानीय स्तर के कोई जनप्रतिनिधि जिनसे
कोई अधिकारी उनके कब्जे में रहे, वहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, नियंत्रण में रहे, इसलिए वो चाहते हैं सारा काम उनकी मनमाफिक हो, अपने विरोधियों को परेशान करने का काम हो तो कर सके, अपने पक्ष वालों को फायदा करना हो तो कर सके। और अधिकारी से अपेक्षा ये रहती है कि वो कानून कायदे के अनुसार काम करे, उसको सिखाया जाता है कानून कायदे से जनता के हित में काम करे, और न कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के हित में या किसी के खिलाफ काम करे। तो ये डिजायर सिस्टम का नुकसान हर विभाग में हुआ है, और मुझे लगता है कि जब अगर 2-3 बार होता भी है तो 6 महीने में क्यों होता है? एक ही पार्टी की सरकार में भी अगर बार-बार तबादले हो रहे हैं डिजायर्स के आधार पे, ये तो और भी एक सोचने वाली बात है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर आपने अपने पसंद, देखिए होता क्या है, पोटेंशियल क्या क्षमता है किसी अधिकारी की और किसी काम की क्या रिक्वायरमेंट है, इन दोनों की मैचिंग जितना अच्छा होगा उतना ही काम अच्छा होगा। ये बड़ी सरल सी बात है। इसके लिए डीओपी बना हुआ है, विभाग बने हुए हैं, कार्मिक विभाग बने हुए हैं, उनके सिफारिशें दर गुजर करके केवल किसी डिजायर्स के आधार पर तबादला होने लग जाए, तो ये मुझे लगता है सुशासन के मूल सिद्धांत के, अच्छी अवधारणा के विरुद्ध। और इसीलिए हम कई बार देखते हैं शासन व्यवस्था नागरिकों के हित में उतना प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाती जितना कर सकती है। वो अधिकारियों की क्षमता का पूरा उपयोग इसीलिए नहीं हो पाता कई बार, फिर वो स्थानीय नेताओं के चक्कर लगाने में रह जाते हैं, काम के प्रति ज्यादा समर्पण कम हो जाता होगा। तो मेरा तो स्पष्ट इसमें मानना ही है। अपना काम करने से ज्यादा उनका पूरा ध्यान जो है वो अपने जनप्रतिनिधि को खुश करने में रहता है। एक बात और भी है राजेंद्र भानावत जी, जो मेरा जेन्युइनली बहुत बार डिस्कशन में आती है कि अगर आपने सरकारी सेवा का विकल्प चुना है, अगर आप सरकारी सेवा में हैं, तो आप प्रदेश के किसी भी हिस्से में जाएं या देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आप क्यों चाहते हैं कि आप अपने स्टेट में आए? इसका लॉजिक समझ में नहीं आता है। काम अगर आपको सेवा करना है, लेकिन ये बहुत ही फिलोसॉफिकल बात लगती है जब भी मैं किसी व्यक्ति से या किसी कार्यक्रमों के दौरान ये बात करती हूँ, क्योंकि सब जो है उनका फोकस पूरी तरह से निजी हितों पर जब होता है कि भाई घर परिवार में आ जाए, खाना ठीक से खा लें, घर में ठीक से आ जाएं, टाइम से घर पहुंच जाएं, परिवार के बीच रह जाए, तो किस तरह की लॉजिक तैयार किए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर चेतन पुरोहित, एक और बात जो है वो ये कि ये डिजायर जो सिस्टम है, डिजायर सिस्टम हमारी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है। डिजायर सिस्टम मैडम होता है, जनप्रतिनिधि जिनको जनता चुन करके भेजती है, उस जनप्रतिनिधि का भी दायित्व है कि अपने क्षेत्र की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से काम करें। मेरा स्पष्ट मानना है कि केवल इसलिए तबादले की डिजायर नहीं होनी चाहिए कि मेरा काम नहीं किया इसलिए ये यहाँ रहना नहीं चाहिए। ये मेरा स्पष्ट मानना, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, अगर वो अधिकारी अच्छा काम कर रहा है और वो काम जनता के बीच में दिखता है, अगर उस अधिकारी को भगाया भी जाता है तो संबंधित विधायक को नुकसान होता है, ये मैं मानता हूँ। आप ये मान के चलिए, ये चुनाव इसीलिए होते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, जनता जवाब भी देना जानती है। मेरा निवेदन एक है, मैं सभी प्रशासनिक मित्रों की बात से सहमत हूँ। हमारे AB शुक्ला साहब तो हमारे बीकानेर में काफी समय रहे हैं, मैं खूब सम्मान करता हूँ और बहुत अपने टाइम के अंदर बहुत अच्छे इन्होंने बीकानेर की सेवा की है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से तबादले होते हैं, हर महीने तबादला, हर 2 महीने से एक अधिकारी का तबादला, हर 4 महीने से वापस उसको वहां से भगा देना, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। जैसे भानावत साहब ने कहा कि वो आदमी चार्ज लेता है, फाइल ही नहीं देख पाता, उससे पहले उसका तबादला हो जाता है। पहली बात, प्रशासनिक मित्रों की बात से मैं सहमत हूँ, प्रशासनिक आधार पर इन्होंने अपनी बात कही है। अधिकारी सब बिल्कुल ईमानदार होते हैं, किसी पार्टी के प्रति उनकी वफादारी नहीं होता है। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, जब ट्रांसफर की लिस्ट आती है, हम लोग हमारी नजर से हम भी उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, क्योंकि हमारा भी दायित्व है इस राजस्थान की जनता के प्रति। और जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो हमें भी कई चीजें उसके रिजल्ट के रूप में, निष्कर्ष के रूप में हमारे को दिखाई देती है। और जब वो चीजें दिखाई देती है तो उसका हमें ऐसा लगता है कि ईमानदार अधिकारी को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो विधायक के कहने से हो, चाहे वो मंत्री के कहने से हो, और चाहे किसी के भी कहने से हो। इस मामले में वसुंधरा जी का मैंने देखा था, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जब 2018 में 2013 में जब सरकार बनी थी, आपको तो याद है या नहीं है, लेकिन मेरे को याद है कि 7-8 महीने तक कोई तबादला किसी प्रशासनिक अधिकारी का नहीं किया गया था, 1-2 को छोड़ करके, कोई एक्सेप्शन केस को छोड़ करके, क्योंकि उन लोगों ने वहां पे जो प्रोजेक्ट शुरू किया, जो काम शुरू किया है। ऐसा नहीं होता आज सरकार बनी कल 500 लोगों की लिस्ट निकाल दी,
जैसे रात को पहले से तैयार है। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, कॉलेज लेक्चरर का जब इस सरकार का गठन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण लिया, आपको रात को 12 बजे ही शिक्षा संकुल के अंदर जो लोग वहां पे काम करते थे उनका रात को 12 बजे एफपीओ कर दिया गया उसी दिन, और उनका पोस्टिंग ऑर्डर 3 महीने के बाद में निकलता है। तो सरकारी अधिकारियों कोई भी हो, वो सरकार का काम 3 महीने तक नहीं कर पाए, उनको सैलरी देनी पड़ी, उनको टीए देना पड़ा। ऐसी दुर्भावना से कार्रवाई किसी भी सरकार को नहीं करनी चाहिए। मैंने इसीलिए एग्जाम्पल दिया था, जब भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है ऐसे काम नहीं करती है। 6 महीने 8 महीने अधिकारियों को देखते हैं, सिस्टम को समझते हैं, और अधिकारी को भी समझना पड़ेगा, नेताओं को। हर अधिकारी, क्या ये थोड़ी है कि हर अधिकारी खराब है? हर अधिकारी खराब नहीं होता है, जी, अधिकारी भी समझना हम पड़ेगा। सबके बीच निकले हैं, हमारे परिवारों से, एक जिलों एक से, एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ। अधिकारी कहाँ से लाओगे आप? दूसरी हर स्टेट से थोड़ी सरकार लाओगे। में ऐसा होता है, हर वही सरकार अधिकारी में। काम करेगा जो राजस्थान का है। राजस्थान के अंदर जो अधिकारी लगे हुए हैं उन्हीं में से आपको चूज करना है। मेरा निवेदन मीना जी ये है कि आप उस अधिकारी की विश्वसनीयता पे प्रश्न मत खड़ा कीजिए, चाहे विधायक कहे और चाहे मंत्री कहे, उनको समय दीजिए काम करने के लिए। अगर 1 साल तक वो अपने क्षेत्र में काम करता है, फिर आपका रिजल्ट नहीं देता, तो आपका अधिकार बनता है आप किसी को कहीं इसको हटाए। ये नहीं कि कल जी। उन्होंने ज्वाइन किया है, 1 महीने फोन किया, मेरा काम नहीं किया, मैं तुरंत जयपुर चला गया, जयपुर से साहब इसको हटा दीजिए। ये बहुत गलत परिपाटी, ये नहीं होना चाहिए। और चुनाव के बारे में अभी बात कर रहे थे, अभी ये लिस्ट और आएगी। आप ये मत समझिए कि ये अंतिम लिस्ट है, क्योंकि अब प्रेशर जो जा रहा है, ये जा रहा है कि जो तबादले हुए आज आरएस के हुए, बड़ी लिस्ट आई है, इसमें अब प्रेशर ये जा रहा है XYZ का, तो इसमें संशोधन होंगे और एक बड़ी लिस्ट और निकलेगी। क्योंकि इसमें जी। पूरा आप लोग हम लोग हमारे हिसाब से हम लोग भी एनालिसिस करते हैं, जब रिजल्ट लिस्ट आती है, और जब हम एनालिसिस करते हैं देखते हैं कि किस प्रकार से दुर्भावना से, मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, दुर्भावना से अधिकारियों को हटाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये कभी नहीं होना चाहिए। सरकार आएगी और जाएगी, कभी किसी की और कभी किसी की, लेकिन अधिकारी वहीं रहेगा। अधिकारी की ईमानदारी पे कभी संदेह पैदा नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को, और उसकी ईमानदारी पे काम करना देना चाहिए। ईमानदारी तो आजकल रोजाना सामने आ रही है अधिकारियों की। हाँ, किसी को भी हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ना तो सभी अधिकारियों को बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। सभी अधिकारियों को बेईमान कह सकते। नहीं। लेकिन अगर चुनाव से पहले जो ट्रांसफर हो रहे हैं, आपको उनमें साजिश नजर आ रही है, या आपको उनमें लग रहा है कि वो दुर्भावना से किए गए हैं, इसका मतलब ये है कि वो ऑफिसर जो हैं, सरकार की जो सोच है, जिस मकसद से सरकार ने ऐसा किया है, उसका जवाब देंगे? मैं जवाब की बात बाद में करूंगा। पहले मैं ये कहूंगा, तबादले सरकार का अंग है। सरकार कर सकती है प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, किसी का भी कर सकती है जहां उसको आवश्यकता लगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि तबादले ये ऐसा नहीं कि आज मैंने ज्वाइन किया, किसी भी अधिकारी ने ज्वाइन किया है और 1 महीने में उसको कह दिया कि आप यहाँ काम नहीं करेंगे, वहां काम करेंगे। जब वो वहां जाके वही जगह काम करता है, फिर 2 महीने में उसको कहते हैं आप यहाँ भी नहीं करेंगे वहां, तो मेरा कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति कंसंट्रेट कहाँ कर पाएगा, कहाँ पे वो काम को समझ पाएगा, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इसीलिए इस सरकार की योजनाएं धरातल पे नहीं उतरी है कि अब मैं बताऊं, तब ये अधिकारी बदलने से नहीं होगा, जनता का मन बदलिए आप। जनता का मन बदलेंगे तो जनता आपको मत देगी, आपकी सरकार रिपीट कर जाएगी। अधिकारी बदलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जनता के बीच जाइए, और जनता के बीच 4.5 साल तक इसलिए नहीं जा पाए कि इन्होंने अधिकारियों पर विश्वास किया ही नहीं। इन्होंने केवल एक काम किया, सरकार बचाने में किया, रात को विधायक गिनने में किया। मुख्यमंत्री जी ने रोज रात को विधायकों की काउंटिंग होती थी, ये पता किया जाता था कौन सा विधायक किस मंत्री के पास जा रहा है, कौन सा मंत्री किस दूसरे मंत्री के पास जा रहा है। वो इसी काम में 4.5 साल बिता दिए। और आज राजस्थान की जनता जब आवाज आज उठाई है और पहले से उठा रही है, तब इनको डर लगा रहा है हताशा के अंदर। अब क्या है, अब ये हताशा के अंदर इस प्रकार के काम करेंगे, उथल पुथल मचाएंगे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हरेसमेंट करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अब आने वाले नहीं है। ऐसे काम तभी सरकार करती है। बल्कि आज आप देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ एक लिस्ट और आएगी, अभी आप इंतजार करिए मीना जी, अभी लिस्ट और आएगी बड़ी, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले आप देखना, फिर ये ऐसे ही काम शुरू होगा। रात को 2-2 बजे तक सचिवालय से आदेश होंगे, और ये ऐसा काम करेंगे। क्यों करेंगे? इनको ऐसा लगता है कि हम अगर अधिकारियों को फिट कर दें हम चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा कांग्रेस को लगता है।
लेकिन ऐसा जी। होता नहीं है। जनता तय कर चुकी होती है, जनता अपना मत सुरक्षित है और जनता अपने हिसाब से वोट देती है, अधिकारियों के हिसाब से वोट नहीं देती है, जैसा भानावत जी ने कहा। जी, जनता अपने हिसाब से वोट देती है, लेकिन आप कह रहे हैं एक लिस्ट और निकलेगी, तो आपकी दो बातों में दो अलग-अलग अर्थ निकल रहे हैं। आनंदवर्धन शुक्ला जी, अगर हर सरकार ये करती है, हर चुनाव से पहले ऐसा होता है, तो ये स्वाभाविक है, ये लाजमी है कि सरकार को भी पता है, अधिकारियों को भी पता है कि ऐसा क्यों किया गया है। यानी इसका मतलब ये भी साफ है कि अधिकारी चुनाव में भूमिका निभाते हैं, जो आप खुद भी कह चुके हैं। ऐसे में अगर अशोक गहलोत की सरकार इस वक्त एक के बाद एक ताबड़तोड़ लिस्ट लेकर आ रही है, तो वो अपनी चुनावी रणनीति स्पष्ट कर रहे हैं, एक-एक व्यक्ति को वहां स्थापित कर रहे हैं जहां उनको फायदा हो सकता है। तो ये उनकी जो बाकी चुनावी रणनीति है उसी का हिस्सा है, इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए। प्रकारांतर से हाँ, बिल्कुल देखा जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आप पिछले चुनाव के जस्ट 2 महीने 3 महीने पहले के अखबार उठा लीजिए, उसके पहले वाले चुनाव के उठा लीजिए, तो न तो ऐसा हुआ है कि बीजेपी राज में ऐसा नहीं हुआ, न पिछली कांग्रेस राज में ऐसा नहीं हुआ, और आज भी हो रहा है। तो ये एक नियमित परंपरा बन गई है कि इलेक्शन के पहले विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, जातीय समीकरणों को और कौन अधिकारी किस पक्ष में काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है राजनेताओं को। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिला कलेक्टर, जिला एसपी, कमिश्नर या आईजी बहुत बड़ी कोई भूमिका निभा दे चुनाव में, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि उनकी 24-24 घंटे की रिपोर्टिंग इलेक्शन कमीशन को होती है। जहां इलेक्शन कमीशन को डाउट होता है, आपने देखा होगा, यहां कम हुआ है, दूसरे राज्यों में जाता हुआ है। रातों रात अधिकारियों को बदला गया, रातों रात अधिकारियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिए। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा कि भानावत साहब ने कहा, छोटे स्तर पर मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं आपसे, गांव के अंदर पटवारी, तहसीलदार, थानेदार, उस लेवल पे स्थानीय जो आदान प्रदान लोगों का होता है, बातचीत का, मिलने का, आने का, जाने का, ऑबलाइज करने का, ये एक भूमिका निश्चित रूप से निभाता है। और जैसा कि मैंने बताया, जाति समीकरण पहले पूर्वी राज्यों में ज्यादा काम करते थे, यहां भी काम करने लगे हैं, और ये देखा जाता है कि किस जाति का कौन सा थानेदार, कौन सा तहसीलदार, कौन सा एसडीएम कहां काम करेगा। बिल्कुल, ये एक सोशल समीकरण है जिस पे विचार किया जाता है। और निश्चित रूप से कोई भी सरकार, केवल कांग्रेस ही क्यों, कोई भी सरकार जहां होगी, वो ये जरूर देखेगी कौन अधिकारी किस तरफ झुकाव रखता है। गलतफहमी हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है, लेकिन ये सोच है जिसको बदलने की आवश्यकता जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं। बदलने की आवश्यकता का जहां तक सवाल है, तो उसके लिए तो अधिकारियों के लिए नियम, कानून, कायदे, संविधान में सब बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी अपनी जो सर्विस है, उसके प्रति जो जिम्मेदारी है, उसके प्रति जो दायित्व है, उससे कहीं ज्यादा अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए, निजी रिश्तों को निभाने के लिए चुनावों में जो भी अपना फैसला या रुख दिखाता है जनता को प्रभावित करने के लिए, वो करता है। और जैसा आप सभी इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, समझ में आ रहा है। जहां तक बात है कि राजस्थान में ऐसा पहले कम होता था और अब कितना हो सकता है, तो अशोक गहलोत जो है वो सबसे ज्यादा, अगर आज के दौर के उन लीडर्स में से हैं जो भी नया नवाचार है उसको कितनी जल्दी अडॉप्ट करें, इस बात को उन्होंने कई बार साबित किया है। हाल ही के दिनों में जो उनके जिस तरह के उनका कैंपेन चलता है, उससे भी ये समझ में आता है वो जनता की नस को पकड़ते हैं। जिस तरह से मोदी मॉडल पर उन्होंने भी लोगों के साथ संवाद स्थापित करने का जितना प्रयास किया है, अपनी योजनाओं के बाद वो जितना लोगों के बीच जा रहे हैं, तो राजीव जैन साहब, इसका मतलब ये साफ है कि चुनावी रणनीति में इस बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के अधिकारियों को भी फुल, जिसको कहें कि चुनाव के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उनकी इस तरह की बार बार आने वाली लिस्ट से ये संदेश स्पष्ट होता है।
देखिए मीना जी, सरकार के उच्च स्तर पर, जैसे मुख्यमंत्री के स्तर पर, अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी हैं उनके स्तर पर कहीं मेरे को ऐसा नहीं लगता। जो मैं पूर्व में भी कह चुका कि कोई स्थानीय जो दावेदार होते हैं या चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं या विधायक हैं, तो वो अपनी डिजायर, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं सरकार के सामने के साथ इस अधिकारी को, और वो भी मध्यम दर्जे के अधिकारी। शुक्ला जी जो शुरुआत में मैंने बात कही थी, जातीय समीकरण और एसडीएम या डीवाईएसपी उस लेवल के अधिकारी, थानेदार, ये पटवारी थानेदार, शिक्षक, ये तो स्थानीय स्तर पे ही रहते हैं। उनका तो स्कूल की अदला बदली होती है गांव से, वो तो उन्हीं के इलाके में घूमते रहते हैं। लेकिन स्थानीय रूप के कार्यकर्ता जो होता है, विधायक अधिकारी, उसका कार्यकर्ता कहता है कि मेरा भला रिश्तेदार है, उसको यहाँ ले आओ, उसके 50, तो ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन सोच नहीं बदल सकती। मीना जी, मैं आपको बताऊं, मैं तो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ही करता रहा हूँ और अभी भी वही करता हूँ। तो एक बहुत बड़े आईएएस अधिकारी से एक बार बात हो रही थी, तो वो आज 10 साल पुरानी बात है, तो वो बड़ा रोचक जानकारी मेरे को दे रहे थे। उन्होंने कहा वो क्या जमाना आ गया, जो तबादले करने का काम है वो तो हम लोगों का है, हम हमारे नीचे स्तर के करें, और जो मंत्री हैं या जो है वो हमसे कहते हैं कि तबादले तो हम करेंगे, नीतियां आप बनाओ। जबकि संविधान का हिसाब से तो नीतियां तो इनको विधायिका को बनानी है, वो वहाँ कुछ नीतियां बनाते नहीं, वो तबादलों में लगे रहते हैं। तो एक ये रोचक है, ये मतलब जोक टाइप में भी मैं कह सकता हूँ कि उस तरीके की बात है। लेकिन एक चीज और जानकारी में दूंगा, अभी भाजपा प्रवक्ता बता रहे थे 2013 से 2018 के बीच में वसुंधरा जी जब थी मुख्यमंत्री, तो मेरी एक स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके उनके उस पीरियड में 10 महिला जिला कलेक्टर थी, तो वो स्टोरी छपी। तो ऐसी चर्चा हुई के साथ वसुंधरा जी के टाइम में वुमेन एम्पावरमेंट ये, लेकिन उसके 1 महीने बाद ही तबादला सूची फिर आ गई आईएएस की, तो उसमें से 4 कलेक्टर रह गई। तो ये एक उतार चढ़ाव वाली चीज है, ये नियमित तौर पर चलती है। लेकिन जहाँ तक चुनाव से पहले वाली बातें, तो 80% जो तबादले चुनाव से पहले जिस लेवल के अधिकारी कर्मचारी चुनाव को प्रभावित स्थानीय स्तर पर कर देते हैं, तो उनके लिए निश्चित रूप से डिजायर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और उसी आधार पर तबादले होते हैं। ये सिद्धांतिक बात है, ये अच्छी बात है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले दूसरे राज्यों में, राजस्थान में कम था, लेकिन पिछले 20 साल से जो मैं देख रहा हूँ, 20 साल से तो ये हर 5 साल बाद जो चुनाव आते हैं उससे पहले और ज्यादा हो जाता है पिछली बार से। खूब चर्चा होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सामाजिक स्तर पे भी हम लोग जो चर्चा करते हैं इस तरीके की बातें आती हैं सामने, लेकिन हो नहीं पाता। बानावती और शुक्ला जी तो परिचित हूँ, मैं शुक्ला जी तो भी मेवाड़ यूनिवर्सिटी में भी मिले थे, मैं प्रभात जोगी जी के कार्यक्रम में मैं गया था, वहाँ ये भी थे। लेकिन मतलब निश्चित रूप से जो तबादले इस रूप में होते हैं चुनाव से पहले, तो वो उस चुनावी समीकरण के हिसाब से उसी नजरिए से सरकार करती है। सरकार को भी मतलब अपने नेताओं के दबाव में करने पड़ते हैं, तो वो भी एक जरूरी चीज है, रणनीतिक हिस्सा भी होती है। क्योंकि अब जो चुनाव होगा भी सरकार के स्तर पर तो योजनाएं और जो सब चीजें हो गई, विपक्ष के स्तर पर भी जो कार्यक्रम चलते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर लड़ने वाला है नेता, वो ऐसा दबाव बनाता है कि उसके दबाव के कारण सरकारों को वो चीजें करनी पड़ती है। अभी जैसे भाजपा प्रवक्ता बता रहे थे कि अभी संशोधन होगा, तो निश्चित रूप से जैसे मैंने पूर्व में कहा कि निरस्त भी होंगे, किसी के विरुद्ध कोई लग गया हुआ अधिकारी, वो अभी दबाव बना रहा होगा कि को तो हिंदी में तो फलाने के लिए की थी डिजायर, आपने उसको कर दिया, तो वो भी एक चीजें अभी सामने आएंगी। तो ये नियमित प्रक्रिया में आ गई ये चीजें, इसमें कोई ज्यादा ना तो राजनीतिक उसको बोधा कर देना, जनता करती कोई भी लग जाए, ये गलतफहमी, जैसे बानावत जी बता रहे थे कि ये गलतफहमी है, तो निश्चित रूप से नेताओं की और अधिकारियों की भी गलतफहमी है। लगने वाला अधिकारी भी एक वहाँ के स्थानीय विधायक के पीछे पड़ जाता है कि साहब आप मेरा यहाँ करवा दो, मेरे को यहाँ तहसीलदार लगवा दो, मेरे 2000 वोट में ये पूरे एक मुश्त आपको देंगे, खिलाफ है अभी आपके, मेरे हाथे से ये आपके पास में कर दूंगा, ये कर दूंगा। जो दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब नेता या विधायक की वो सिफारिश करते हैं, वो स्थानीय स्तर के कर्मचारी अधिकारी भी उस चीज को करते हैं, यहाँ के दबाव बनाते हैं। जी, तो एक बात और सामने स्पष्ट रूप से आप सबकी बातचीत के बाद समझ में आ रही है, और यही हमारे आज के इस कार्यक्रम का मकसद था समझने का,
बात ये कि राजस्थान इस बीमारी से अभी तक बचा हुआ था। पिछले कुछ सालों से ये बीमारी राजस्थान में भी प्रवेश कर रही है और इस बार ये ऐसा लग रहा है या ऐसा हो सकता है कि जिस तरह की तैयारी रणनीति की, उसमें ये बीमारी इस बार थोड़ी और ज्यादा विस्तार ले सकती है, राजस्थान में अपनी अपनी जगह बना सकती है। राजेंद्र भानावत जी, गलत फहमियों के बीच में भी अधिकारी और राजनेताओं की गलत फहमियों के बीच में भी जो तस्वीर इस वक्त उभर रही है, उसमें आप महसूस करते, आपको लगता है कि राजस्थान अब पहले की तुलना में ज्यादा अधिकारियों का चुनाव में इस्तेमाल करेगा? क्या हुआ ये है, दुर्भाग्य से बहुत से अधिकारी भी ऐसे हैं जो सब लोग जानते हैं, उन पे ठप्पा लग जाता है, लेबल लग जाता है, सब ये फला पार्टी के, ये फला पार्टी के। तो जो बहुत ज्यादा अपने आप को अलाइन कर लेते हैं किसी पार्टी से, उनको और भी ज्यादा इसमें दिक्कत होती है जब कभी इस तरह की स्थितियां होती है। तो अच्छे अधिकारियों का तो मैं आपको कई उदाहरण है राजस्थान में, सभी लोगों ने देखा होगा। किसी कोई अच्छा कलेक्टर था मान लो, उसका तबादला हो गया और किसी डिजायर पे हो गया, किसी के काम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी अखबारों में खबरें छपती हैं आज भी। कलेक्टर के तबादले से जनता में रोष, नेताओं को राहत, इस तरह की जो खबरें छपती हैं तो पता लगता है कि मतलब आदमी काम तो लोगों के हित में कर रहा था, लेकिन किसी के व्यक्तिगत हित साधना करने में शायद वो उतना सफल नहीं रहा होगा, लेकिन जनता उसके साथ होती है। मैंने शुरू में जैसा काम, फिर उसको रिपीट करना चाहता हूँ, हर सरकार को, हर जनप्रतिनिधि को अच्छा जनता का हित साधेगी कोई भी सरकार, उतना अधिक उसको दोबारा सत्ता में आने की संभावना होगी। केवल ये सोचना कि कुछ अधिकारी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, व्यक्तिगत पसंद के आधार पर, डिजायर के आधार पर लगाने से कुछ बहुत असर होगा, इसमें शंका है। अगर कोई सरकार रिपीट कभी होगी भी तो इसलिए नहीं कि मतलब अधिकारियों को तबादले करने होगी, तो कोई भी सरकार रिपीट होगी तो अपने काम के बलबूते पे होगी, मुझे लगता है, या और दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं। अधिकारियों के तबादले के आधार पर सरकारें बनना, जाना, बिगड़ना, अगर ऐसा हुए तो ये तो अधिकारी भले खुश हो सकते हैं, हम सरकार बदला सकते हैं, लेकिन उनकी अधिकारियों में गलतफहमी है कि हमारे कारण को सरकार बदल जाएगी, हमारे कारण को दोबारा सरकार अच्छा काम करे तो शायद सरकार को ये वाहवाही तो अच्छा काम करेंगे अधिकारी किसी भी स्तर पे, तो प्रशंसा हमेशा जनप्रतिनिधियों को मिलेगी। जी, तो डॉक्टर चेतन पुरोहित, आपको चिंता नहीं होनी चाहिए राजेंद्र भानावत जी की बात को अगर हम समझें, जो कि एक अनुभवी बहुत वरिष्ठ पदों पर रहे ब्यूरोक्रेट हैं। तो अगर ऐसा है, सरकार कोशिश भी कर रही है, तब भी एक अधिकारी की जो सीमा की, जो सेवा की जो नियमावली है और उनको जो काम करने के लिए सरकार ने जिन संविधान में जो व्यवस्थाएं की है, आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए अगर मुख्यमंत्री के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी लिस्ट निकाली जा रही है? नहीं, ये तो लोगों की प्रतिभा की क्षमता का दुरुपयोग है या अनुपयोग है, उसको काम नहीं लेना है। उसमें नुकसान तो मैंने कहा ना, अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से नुकसान नहीं होता है, राज्य की जनता को तो नुकसान होता ही है। अगर बार बार बदलेंगे, गलत लोगों को लगाएंगे, अच्छे लोगों को नहीं लगाएंगे, या फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर होंगे तो किसी और को नुकसान ना हो। सबसे बड़ा जो एक संविधान में सर्वोच्च सत्ता जनता की है, न जनप्रतिनिधि की है, न अधिकारियों की है। उसकी सत्ता अगर सर्वोच्च उसकी है तो उसका हित अगर नहीं सध रहा है अधिकारियों के फ्रिक्वेंट ट्रांसफर से, तो वो काम क्यों करना चाहिए? मतलब ये प्रश्न है, चिंता भी होती है, मैं कभी-कभी लिखता भी हूँ इसके ऊपर, लेकिन मैं तो जो कर सकता हूँ वो करता हूँ, बाकी तो बड़े-बड़े जनप्रतिनिधि बैठे हैं और पत्रकार बंधु बैठे हैं, तो इस पे और बात उठाएं। शायद मीडिया का दबाव अगर होगा आगे चल के कभी सरकारों पर, जनप्रतिनिधि स्थायी नहीं होते हैं, अधिकारी स्थायी होते हैं। उसके बाद भी अधिकारी अपनी ताकत को ना समझकर जनप्रतिनिधियों के पीछे कुछ थोड़े से निजी हितों के लिए भागते हैं, जो कि हम देखते हैं, जो दिखता है चारों तरफ, और ऐसे जनप्रतिनिधियों की भरमार है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या जनप्रतिनिधि जो कुछ नेताओं के पीछे भागते हैं, क्या वो सत्ता बदलने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? आज हमारी बहस का विषय यही था। अभी तक कम से कम राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में भी ये बीमारी जो है कि जनप्रतिनिधियों का इस्तेमाल चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी अपने पक्ष में करे, अगर इसे बढ़ाने का कोई प्रयास है तो उसमें जनता की जिम्मेदारी है कि वो उसे सफल ना होने दे। अधिकारियों को संवैधानिक मर्यादाओं के तहत जो सेवा की जिम्मेदारी दी गई है वो उसी तक करें और जनता अपना फैसला जनप्रतिनिधियों के काम के आधार पर करे। न्यूज़ 24 में आज मेरे साथ इतना ही।
कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।